तो बच्चों अब अपन रिफ्लेक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के अंदर स्टार्ट करो, जैसे अपन ने वापस क्लास 10 के अपन बातें करते हैं, क्या जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री नहीं है, कोई ऑब्लिक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो लाइट अपने पाथ से डेविएट होती है। डिपेंड करता है कि वो रेयर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में आ रही है। तो उसी चीज के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना इन विच डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट चेंजेस फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस एट द बाउंड्री व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। जब एक मीडियम से दूसरे में जाते हैं तब डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि फ्रीक्वेंसी वही की रहती है। अपन ने ये बात पढ़ी हुई है वेव चैप्टर में। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता जब तक सोर्स कैसा है, कांस्टेंट। अब मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं तुम लोगों से, सोच समझ के आंसर देना। जो कलर होता है ना, विबग्योर वाले, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो कलर होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी पर या वेवलेंथ पर? सोचो, आंसर दो, मन में सोचो एक बार, क्या किस पे डिपेंड करेंगे? आंसर है फ्रीक्वेंसी। कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मान लेते हैं कि मैंने रेड टी शर्ट पहनी हुई है, तो अगर मैं एयर के एनवायरमेंट में हूं तो अगर आप लोग मुझे देखेंगे तो आपको ये टी शर्ट का कलर रेड दिखाई देगा। सपोज कि अपन ने इस पूरे रूम में पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर भर दिया और सब लोग पानी के अंदर हैं, तो क्या मेरी टी शर्ट का कलर अब रेड ही दिखाई देगा या कुछ और दिखाई देगा? सोचो आप, क्या होगा? आंसर रेड ही होगा। इसका मतलब क्या मीडियम चेंज होने से मेरे कलर, टी शर्ट के कलर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्या कलर डिपेंड किस पे करेगा ताकि वो मीडियम की चेंज होने चेंज ना हो, वो सिर्फ हमेशा सोर्स पे डिपेंड करे? आंसर क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगर वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता तो वेवलेंथ मीडियम के चेंज होने से चेंज हो जाती, और वेवलेंथ मीडियम के चेंज होने से चेंज होती तो कलर भी चेंज होता अगर वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता तो। इसीलिए ध्यान रखना कि कलर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। फ्रीक्वेंसी जब तक कांस्टेंट है कलर भी कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो म्यू से या फिर एन से। इट्स अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर हो गई? सी बाई वी की। गिवन मीडियम का मतलब, मान लेते हैं मुझसे कोई पूछे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पर ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे ढूंढना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट उस ग्लास के मीडियम में, उसको यहां रखेंगे। जो आंसर आएगा वो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और टर्म रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अदर कैसे लिखते हैं? μ2 1। इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो μ2 बाय μ1। तो अभी अपन ने जो देखा था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी के ऊपर आगे और लिखा है μ2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो μ2 बाई μ1। क्या μ2 लिख सकते हैं c बाई v2? μ1 क्या हो गया? c बाई v1। डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आ जाएगा v1 बाई v2। तो μ2 बाई v1 इज इक्वल्स टू v1 बाई v2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो μ1 v1 इक्वल्स टू μ2 v2 इक्वल्स टू μ3 v3। इसका मतलब μ इंटू v का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होगा, और ऑब्वियस सी बात है अगर मैं μ इंटू v को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो स्पीड ऑफ लाइट c आ जाएगी। नेक्स्ट μ2 बाई μ1, क्या v को लिख सकता हूं f लैम्डा। v इक्वल्स टू f लैम्डा फॉर्मूला होता है। f क्या? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या? वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी मीडियम के चेंज होने से, इसलिए f लैम्डा 1 f लैम्डा 2। फ्रीक्वेंसी वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई तो μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? μ2 लैम्डा 2 इक्वल्स टू μ1 लैम्डा 1
इक्वल्स टू म्यू 3 लैम्डा 3, तो ये पूरी टर्म भी क्या होगा, इसका मतलब म्यू इंटू लैम्डा भी कैसा होगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख दिया, म्यू 2 बाई म्यू 1, v1 बाई v2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। अब मैं कुछ बात समझा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर्मूला क्या था, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, और स्पीड ऑफ लाइट कभी भी किसी मीडियम में 3 इंटू 10 की पावर 8 से बड़ी नहीं हो सकती। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा अदर देन वैक्यूम, वो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। वैक्यूम का क्या होता है 1, एयर का भी एग्जैक्ट 1 नहीं होता, वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, 1.00 समथिंग आगे होता है। तो यहां पर नेक्स्ट कॉचीज रिलेशन, साइंटिस्ट का नाम है। म्यू जो होता है वो फंक्शन ऑफ वेवलेंथ होता है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, जिसको लिखते हैं a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा के बाद 4 एंड सो ऑन। यहां पर ये जो एबीसी है ना, ये एबीसी पॉजिटिव कोफिशिएंट है फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। इसका मतलब मीडियम चेंज, एबीसी की वैल्यू चेंज। इसका मतलब एबीसी किस पे डिपेंड करते हैं, मीडियम पे। मीडियम मतलब ग्लास, वाटर, एयर। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी आप लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ। अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो म्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। याद करो वॉयलेट और रेड में से बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, अप्रॉक्स 8000 एंगस्ट्रॉम थी। तो इसी कारण से रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वॉयलेट से कैसा होता है, छोटा होता है। अब देख रहे बच्चा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपने को मालूम है कितने लॉ होंगे, 2। जैसे रिफ्लेक्शन में थे, फर्स्ट लॉ तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा ही है, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो याद करो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था उसके अंदर भी मैंने एक बात बोली थी, ये लॉ एक तरीके से क्या बताता है कि तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, कोप्लेनर होनी चाहिए। नेक्स्ट जिसको अपन स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब उन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और वो जो कांस्टेंट होता है ना, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मैंने वही लिखा है साइन आई बाई साइन आर, म्यू 2 बाई म्यू 1 या फिर म्यू 2 1, ये टर्म ही कांस्टेंट है, इसको एक कांस्टेंट कहा गया है। तो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। अब डायग्राम से समझना, ये म्यू 1 जिस मीडियम की बात कर रहा हूं म्यू 1 की, उसमें एंगल कौन है, एंगल आई। जिस मीडियम की बात कर रहा हूं म्यू 2 की, उसमें एंगल कौन है, एंगल आर। तो क्या म्यू 1 और साइन आई का मल्टीप्लीकेशन, जिस मीडियम का जो एंगल है वो दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और आर साइन आर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। तो स्नेल्स लॉ में कभी कंफ्यूज मत होना, आपको ध्यान रखना है जिस मीडियम में जो एंगल है उसी टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। म्यू 1 साइन आई, म्यू 1 के अंदर आई था साइन आई, म्यू 2 के अंदर आर था तो म्यू 2 साइन आर, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। और इसी टर्म को अपन कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर म्यू 2 बाई म्यू 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू v1 बाई v2 एंड लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। अच्छा अब एक चीज बताएं, किसका म्यू बड़ा होगा, जो ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयरर है। भाई ऑप्टिकली डेंसर जो भी टर्म होंगी या जो भी मटेरियल ऑप्टिकली डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ऑप्टिकली रेयरर से बड़ा होगा। कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। नेक्स्ट, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब ऐसा कभी मत सोचना कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी की मास डेंसिटी कम हो तब भी वो ऑप्टिकली डेंसर हो, या फिर किसी की मास डेंसिटी ज्यादा हो तब भी वो ऑप्टिकली रेयरर हो। तो मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं होता।